ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां शेड्यूल कास्ट लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। वहीं लगातार मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई और सोचिए सबसे ज़्यादा हिंसा की खबरें आई है। कल रात एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। उसके बाद जिस तरह से छिटपुट घटनाएं हुई, आज कमलनाथ के बेटे नुकुलनाथ को लेकर भी विवाद रहा और लगभग 70% की वोटिंग हुई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजस्थान में बड़ी रैली हुई, आम आदमी पार्टी की रैली हुई, चंद्रशेखर की तिजारा में उन्होंने रैली की हनुमान बेनीवाल के साथ। तो दूसरे फेज की वोटिंग जो है वो आज ख़त्म हो गई है और उससे तस्वीरें साफ साफ दिखने लगी है कि 2008 जो ये सेमीफाइनल है 5 राज्यों का, उसमें क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए 2023-24 से पहले 2023 का सबसे क्रूशियल चुनाव है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद मिजोरम में पहले दौर में ही 9 तारीख को वोटिंग हुई थी। 40 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को आधे सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिला था। गठबंधन के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा और वो बात साफ हो गई। वहाँ 20 सीटों पर बाद में बीजेपी को कोई साथी नहीं मिला तो बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी क्लेम करती है, उसके पास 20 विधानसभा पर कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो मणिपुर को लेकर जिस तरह से आदिवासी समाज नाराज है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लेके चलते हैं तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग होगी। तेलंगाना में अकेले आरएस परवीन ने केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस की हवा निकाल रखी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को ओबीसी क्लेम करती है, जाति जनगणना कराएंगे, दलित पिछड़े का अधिकार देंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा रेड्डी कम्युनिटी को टिकट दिया है केसीआर ने 35, उसके बाद कांग्रेस ने दिया है 30 के करीब और फिर बीजेपी ने दिया है। वहाँ भी ओबीसी, जहाँ की 60% आबादी ओबीसी को टिकट नहीं मिला है, लेकिन बीएसपी ने जमकर वहाँ एससी एसटी ओबीसी को टिकट दिया है और आरएस परवीन एक मजबूत चेहरा है और मुकाबला वहाँ ट्रायंगुलर होता दिख रहा है। तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर 10 से 12 सीटें बीएसपी निकाल लेती है तेलंगाना में, तो सत्ता की चाबी मायावती बीएसपी के पास होगी और आरएस परवीन में वो क्षमता है। बीएसपी सुप्रीमो 22 से 24 तक तेलंगाना में भी चुनावी रैली करने वाली है। अब आपको ले चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ में आज दूसरे फेज की वोटिंग हो गई। पहले फेज में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, आज 70 सीटों पर वोटिंग हुई है। सोचिए 90 की विधानसभा है। पिछली बार बीजेपी को वहाँ कांग्रेस ने हराया था, भूपेश बघेल सीएम बने। कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, लेकिन बाद में जितने एससी एसटी ओबीसी के सांसद थे वो सवर्ण मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं हुए और इसीलिए भूपेश बघेल बच गए, कांग्रेस की सरकार बच गई। नहीं तो कांग्रेस तो 2018 में भी जीती थी, कर्नाटक भी जीती थी, राजस्थान भी जीती थी, मध्य प्रदेश भी जीती थी और छत्तीसगढ़ भी जीती थी। लेकिन कर्नाटक में कब कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए पता ही नहीं चला और सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में तो पूरी पलटन, जो सिंधिया जीवन भर मलाई खाते रहे वो कब बीजेपी में चले गए पता ही नहीं चला। तो हो सकता है कि आप अगर आप ये सोचकर वोट दे रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को वोट दे रहे, तो पता चला कांग्रेसी ही बीजेपी वाले बन जाए। ये होता रहा है। खैर, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे विधायक थे और वो सवर्ण मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थे। बहुजन समाज में इतनी जागरूकता तो आ ही गई है और किसी तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपनी सरकार बचा ली। इस बार अगर वो जीतते हैं तो ताकतवर ओबीसी नेता के तौर पे उभर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ भी कांग्रेस की रणनीति देखिए। बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने भी वहाँ गठबंधन करना सही नहीं समझा, खासकर जो इंडिया गठबंधन से, बीएसपी से भी नहीं। वहाँ बीएसपी और गोंडवाना का गठबंधन है और लगभग 20 से 25 सीटों पर शानदार लड़ाई है और 10 से 15 सीटें भी अगर बीएसपी ने निकाल लिया तो मामला फंस जाएगा। न कांग्रेस न बीजेपी, सत्ता की चाबी मायावती के पास होगी। मायावती ने पहले ही कहा है कि मैं इस बार पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा लूँगी, मतलब मैं सरकार में शामिल होंगी। पहले सीट जीत के आने दीजिए। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है। अशोक गहलोत पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी को हराया था। इस बार
3 झटके लगे, लेकिन जादूगर ने अपनी जादूगरी दिखाई और सत्ता तो बचा ली, लेकिन क्या वो अपने चुनाव में बचा पाएंगे? जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग कांग्रेस से नाराज़ हैं, जिस तरह से जातिवाद वहाँ हुआ है, मूछ रखने पर, पानी पीने पर, चाहे मीना समुदाय के हो, चाहे भील समुदाय के हो, चाहे मेघवाल समुदाय के शेड्यूल कास्ट के लोग की हत्या हुई है, यहाँ तक कि ओबीसी की हत्या हुई है, उससे लोग नाराज़ हैं। और राजस्थान में भी इतनी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के खिलाफ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको कांग्रेस में जिस तरह से वसुंधरा राजे दरकिनार कर दी गई हैं, उनका जो मनमुटाव है बीजेपी का वो भी धरती पर है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर जो रस्साकसी है वो भी सबके सामने है, गहलोत और सचिन पायलट के बीच। वहाँ भी खेल सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद। अगर इन दोनों लोगों ने 20 से 15 सीटों पर खेल कर दिया तो फिर कांग्रेस बीजेपी का नामलेवा नहीं बचेगा। बीएसपी ने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, सारे विधायक कांग्रेस ने खरीद लिए थे, लेकिन इस बार बीएसपी अपने दम पर 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को डेंट दे रहे। और अगर 10 सीटें भी उनके हाथ आ गई तो 25 से 30 सीटें निकल जाएगी। उसके बाद सत्ता की चाबी जो होगी वो या तो हनुमान बेनीवाल गठबंधन के पास या मायावती के पास हो। ये बातें आप एकदम गांठ बांध लीजिए, जो 3 तारीख को नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश में सभी सीटों की वोटिंग हो गई, 230 की विधानसभा है, लेकिन कांग्रेस की वहाँ भी वही चाल चरित्र और चेहरा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी 4 बड़े नेताओं को विधानसभा लड़ाया था। गणेश सिंह ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, प्रहलाद पटेल ओबीसी से आते हैं, कुलस्ते ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, और आपको बता दें कि तोमर, जिनका बेटा का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सोचिए, जिस शख्स ने उस बातचीत में पैसे देने का दावा किया है, उसमें बिचौलिया होने का दावा किया है, जिसने अपना फेसबुक नंबर जारी किया, माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, किसी भी टेलीविज़न चैनल ने उससे बात करना उचित नहीं समझा। अभी डांट, सोचिए कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसान समाज का नेता होता या नेता का बेटा होता और उस पर खीरा के खेती का भी आरोप लग जाता। तोमर के बेटे पर कनाडा और न जाने किस किस देश में भांग की खेती का आरोप लगाया। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के बेटे पर खीरा की खेती का आरोप लग जाता, खीरा चोरी का आरोप लग जाता, और 1000 तो छोड़िए साहब, 1 रुपए का भी आरोप लगता तो ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया छाती पीट रही होती। लेकिन नरेंद्र तोमर की खबर देखी। खैर, ये खबर टीवी अखबार में चले न चले, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बीजेपी को डेंट लग रहा है। वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर की रैली में या मायावती जी की रैली में भीड़ जुट रही है, और अगर इन लोगों, समाजवादी अखिलेश यादव एक बड़े चेहरा के तौर पर आए हैं, उनकी रैलियों में भीड़ निकल रही है, और वहाँ के इंटरनल रिपोर्ट्स है कि 70 सीटों पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जो है वो डेंट कर रही है कांग्रेस बीजेपी को, तो वहाँ भी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ भी SC ST OBC को बीजेपी कांग्रेस ने दरकिनार किया है और बीएसपी ने झोली भर भर के टिकट दिए हैं, आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा बीजेपी को डेंट कर रही है। और अगर वहाँ भी आपको त्रिकोणीय मुकाबला दिखे तो आप घबराइएगा मत। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मनुवादी मीडिया या तो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। वो दलित, पिछड़े, बहुजन लीडरशिप को नहीं दिखाता। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, कांग्रेस अपने आप को कहती है कि मैं बीजेपी से लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ। प्रियंका कहती हैं लड़ रही हूँ, राहुल कहते हैं लड़ रहा हूँ। और सवाल ये है कि वो गठबंधन नहीं करते हैं। सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी बिहार, यूपी में तमाम SC ST OBC की लीडरशिप से गठबंधन करती है। कांग्रेस अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझती है। कांग्रेस को लगता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम जितना ज़्यादा पीटेंगे, जितना ज़्यादा उन पर अत्याचार होगा, वो हमारे पास आ जाएंगे। मुझे लगता है मान्यवर कांसीराम साहब का जो फॉर्मूला है वो शानदार है। जनता के हित में, देश के हित में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए, वो ज़्यादा कारगर होता है। और इन 5 राज्यों में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मजबूत सरकारों का दौर जा रहा है। और जिस तरह से SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग, उनके नस्लें, उनके युवा जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, देखिएगा बहुत सारे बहुजन निर्दलीय चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि हमें वोट बहुजनों को देना है और जातिवाद पर चोट करना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप इन 5 राज्यों से हैं तो मेरे विश्लेषण पर आपका क्या आकलन है? 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस का दौर जा रहा है।
और बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की पार्टियां और खासकर SC ST OBC और किसान के जो युवा हैं वो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस बीजेपी देती हुई नहीं दिख रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।